हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आर एच स्टोरीज 2.0 पर। तो दोस्तों, आज जो मैं चैनल पर नॉवेल लेकर आया हूँ वो है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का लिखित द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड। तो नॉवेल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस नॉवेल की थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि डॉक्टर हेनरी जैकिल करके एक आदमी होता है जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है इंसान की अच्छाई और बुराई को अलग करने की। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो डॉक्टर हेनरी जैगल का जो मिस्टर हाइड रूप एक उजागर हो जाता है, जो कि बहुत क्रूर और बहुत हिंसक था। और फिर ये होता है कि डॉक्टर हेनरी जैगल जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट से नियंत्रण खो देते हैं। तो आगे क्या होता है जानेंगे नॉवेल के अंदर। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड। मिस्टर अटरसन पेशे से वकील थे। उनके चेहरे पर हमेशा गंभीरता रहती थी और उन्हें मुस्कुराते हुए शायद ही कभी किसी ने देखा हो। वे बहुत कम बोलते थे और अपनी भावनाएं जताने में काफ़ी संकोची थे। वे दुबले पतले लंबे और थोड़े उबाऊ से लगते थे, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पसंद करते थे। जब वे दोस्तों के साथ होते और महफिल उनकी पसंद की होती तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखती थी। ये इंसानियत उनके शब्दों में तो नहीं, लेकिन उनके हाव भाव और उनके कामों में साफ नजर आती थी। वे खुद के प्रति बहुत सख्त थे। अच्छी शराब का शौक होने के बावजूद वे अकेले में सस्ती जिन पीते थे ताकि वे खुद पर काबू रख सकें। उन्हें नाटक देखना बहुत पसंद था, पर पिछले 20 सालों से वे किसी थिएटर नहीं गए थे। दूसरों के लिए उनमें उनके मन में बहुत सहानुभूति थी। कभी कभी तो वे गलत काम करने वालों की हिम्मत देखकर हैरान रह जाते थे। मुसीबत के समय वे किसी को डांटने के बजाय उसकी मदद करना बेहतर समझते थे। वे मजाक में कहते थे, मैं तो बस तमाशा देखता हूँ। अगर कोई नरक में जाना चाहता है तो उसे अपनी मर्जी से जाने दो। अपने इसी स्वभाव के कारण वे अक्सर उन लोगों के आखिरी मददगार साबित होते थे जिनका पतन हो रहा होता था। जब तक ऐसे लोग उनके पास मदद के लिए आते, अटरसन कभी उनके प्रति अपना बर्ताव नहीं बदलते थे। मिस्टर अटरसन के लिए दूसरों के साथ निभाना आसान था, क्योंकि वे अपनी भावनाएं ज़्यादा जाहिर नहीं करते थे। उनकी दोस्ती उनके नेक और सरल भाव का ही नतीजा थी। एक विनम्र इंसान की यह पहचान होती है कि वह खुद दोस्त ढूंढने के बजाय किस्मत से मिले लोगों को ही अपना दोस्त मान लेता है। और अटरसन भी बिल्कुल ऐसे ही थे। उनके दोस्त या तो उनके रिश्तेदार होते थे या वे जिन्हें वे बचपन से जानते थे। उनकी दोस्ती किसी दीवार पर चढ़ने वाली बेल की तरह थी, जो धीरे धीरे समय के साथ मजबूत होती थी, चाहे सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो। यही कारण था कि उनका रिश्ता अपने दूर के रिश्तेदार मिस्टर रिचर्ड एनफील्ड के साथ बहुत गहरा था, जो शहर के एक जाने माने और सामाजिक व्यक्ति थे। बहुत से लोग ये देखकर हैरान होते थे कि इन दोनों में आखिर ऐसी क्या समानता है, या वे आपस में क्या बातें करते होंगे। जो लोग उन्हें रविवार की सैर पर देखते थे उनका कहना था कि दोनों साथ चलते हुए बिल्कुल चुप रहते थे, काफ़ी बोरियत भरे लगते थे, और जैसे ही कोई तीसरा दोस्त मिल जाता तो वे राहत की सांस लेते थे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद वे दोनों इस रविवार की सैर को बहुत कीमती मानते थे। ये उनके पूरे हफ्ते का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता था। इस सैर के लिए वे मज़े के काम तो क्या, अपने बिजनेस की ज़रूरी मीटिंग्स भी टाल देते थे, ताकि बिना किसी रुकावट के साथ घूम सकें। एक बार ऐसे ही सैर के दौरान वे लंदन की एक व्यस्त बस्ती की एक छोटी सी गली से गुजर रहे थे। लंदन के एक व्यस्त इलाके में वो एक छोटी सी गली थी। वैसे तो वह गली शांत रहती थी, पर हफ्ते के बाकी दिनों में वहाँ व्यापार की खूब रौनक रहती थी। वहाँ के दुकानदार संपन्न थे और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में रहते थे। वे अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपनी दुकानों को सजाने में खर्च करते थे, जिससे दुकानों के सामने का हिस्सा ऐसा लगता था मानो मुस्कुराते हुए दुकानदार आपको अंदर बुला रहे हो। यहाँ तक कि रविवार को भी जब वहाँ भीड़ कम होती थी, वह गली वह गली अपने आसपास के गंदे और पुराने इलाकों के मुकाबले जंगल में जलती आग की तरह चमकती थी। ताज़ा पेंट किए हुए शटर, चमकते हुए पीतल के हैंडल और साफ सफाई के कारण वह गली वहाँ से गुजरने वाले हर किसी का मन मोह लेती थी। उस गली के एक कोने से दो दरवाजे छोड़कर बाईं तरफ एक छोटा सा रास्ता अंदर की ओर जाता था। ठीक उसी मोड़ पर एक अजीब और डरावनी सी इमारत का हिस्सा सड़क की तरफ निकला हुआ था। वह इमारत 2 मंजिला थी, जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। नीचे की मंजिल पर बस एक दरवाज़ा था और ऊपर की मंजिल पर बेरंग और गंदी दीवार थी। उसे देखकर साफ पता चलता था कि सालों से इसकी कोई देखभाल नहीं हुई है। उस दरवाजे पर ना तो कोई घंटी थी और ना ही खटखटाने वाला कुंडा। दरवाजे का पेंट उखड़ चुका था और उस पर अजीब से धब्बे थे। आवारा लोग उस दरवाजे की ओट में छिपकर माचिस जलाते थे। बच्चे उसकी सीढ़ियों पर खेल खिलौने सजाते थे और स्कूल जाने वाले लड़कों ने उस पर चाकू से निशान बना दिए थे। लगभग एक पूरी पीढ़ी बीत चुकी थी
लेकिन ना तो किसी ने उन शरारती लोगों को वहाँ से भगाया और ना ही कभी उस टूटी फूटी इमारत की मरम्मत करवाई। मिस्टर एनफील्ड और वकील यानी अटरसन गली की दूसरी पटरी पर चल रहे थे। जैसे ही वे उस रास्ते के सामने पहुंचे, एनफील्ड ने अपनी छड़ी उठाकर इशारा किया। क्या तुमने कभी उस दरवाजे पर गौर किया है? उन्होंने पूछा। जब अटरसन ने हाँ कहा तो एनफील्ड बोले, मेरे दिमाग में उस दरवाजे से जुड़ी एक बहुत ही अजीब कहानी है। अच्छा, क्या कहानी है? मिस्टर अटरसन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। एनफील्ड ने बताना शुरू किया। बात कुछ ऐसी है, मैं कहीं बहुत दूर से अपने घर लौट रहा था। कड़ाके की ठंड थी और सुबह के करीब 3 बज रहे थे। मेरा रास्ता शहर के एक ऐसे हिस्से से होकर गुजर रहा था जहाँ स्ट्रीट लाइटों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एक के बाद एक गलियां आती जा रही थीं और सब लोग सोए हुए थे। हर गली रोशनी से तो जगमगा रही थी, लेकिन सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी सूने चर्च में हो। चलते चलते मैं इतना घबरा गया था कि बस यही चाह रहा था कि कहीं कोई पुलिस वाला दिख जाए। तभी अचानक मुझे दो लोग दिखे। एक छोटे कद का आदमी जो तेज़ी से चला आ रहा था, और दूसरी 8 या 10 साल की एक बच्ची जो दूसरी तरफ की गली से अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ती हुई आ रही थी। तो हुआ ये जनाब कि उस कोने पर वे दोनों एक दूसरे से टकरा गए और यहीं से वो डरावना मंजर शुरू हुआ। उस आदमी ने बड़ी बेदर्दी और शांति के साथ उस बच्ची को अपने पैरों तले कुचल दिया और उसे वहीं ज़मीन पर चीखता चिल्लाता छोड़कर आगे बढ़ गया। सुनने में शायद ये उतना बुरा ना लगे, लेकिन उसे अपनी आंखों से देखना किसी नर्क के नज़ारे जैसा था। वह आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शैतान लग रहा था। मैंने शोर मचाया, दौड़कर उसका कॉलर पकड़ा और उसे वापस खींच लाया। तब तक उस बच्चे के पास भीड़ जमा हो चुकी थी। वो आदमी एकदम शांत था, उसने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन उसने मुझे ऐसी नफरत भरी नज़रों से देखा कि मेरा पसीना छूट गया। जल्द ही उस बच्ची का परिवार और वह डॉक्टर भी आ गए, जिन्हें बुलाने के लिए बच्ची घर से निकली थी। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को चोट ज़्यादा नहीं लगी है, बस वो थोड़ा डर गई है। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, मुझे उस आदमी को देखते ही नफरत हो गई थी। बच्ची के परिवार का ऐसा सोचना तो लाजमी था, पर डॉक्टर का हाल देखकर मैं दंग रह गया। वह डॉक्टर बड़ा ही रूखा और शांत रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन जितनी बार वह उस आदमी को देखता, उसका चेहरा गुस्से से सफ़ेद पड़ जाता। ऐसा लगता था जैसे वो उसे जान से मार डालना चाहता हो। क्योंकि हम उसे मार तो सकते नहीं थे, तो हमने उसे धमकी दी। हमने कहा कि हम इस घटना को इतना बड़ा तमाशा बना देंगे कि पूरे लंदन में उसकी थू-थू होगी और उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वहाँ मौजूद औरतें तो उस पर टूट पड़ने को तैयार थीं। उन सब के बीच वह आदमी खड़ा था, अजीब सी शैतानी शांति के साथ। वह डरा हुआ तो था, पर उसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने कहा, अगर आप लोग इस हादसे से पैसा वसूलना चाहते हैं तो मैं मजबूर हूँ। कोई भी शरीफ आदमी तमाशा नहीं चाहेगा। बताइए, कितने पैसे चाहिए? हमने बच्ची के परिवार के लिए उससे 100 पाउंड की मांग की। वो मान गया और पैसे लेने के लिए हमें कहाँ ले गया? उसी रहस्यमय दरवाजे के पास। उसने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला, अंदर गया और थोड़ी देर बाद 10 पाउंड सोने के सिक्के और बाकी रकम का एक चेक लेकर बाहर आया। वह चेक एक बहुत बड़े बैंक का था और उस पर किसी बहुत ही मशहूर और सम्मानित व्यक्ति के दस्तखत थे। मुझे शक हुआ। मैंने उससे कहा कि कोई भी आदमी सुबह के 4 बजे किसी सुनसान दरवाजे के अंदर जाकर किसी दूसरे बड़े आदमी का चेक लेकर आए, ये बात हजम नहीं होती। मुझे लगा चेक नकली है, लेकिन उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, घबराइए मत, मैं बैंक खुलने तक आपके साथ ही रहूँगा। हम सब रात भर जागते रहे और सुबह होते ही बैंक पहुँचे। मैंने खुद वह चेक बैंक में दिया और मुझे पूरा यकीन था कि ये जाली निकलेगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत था। वो चेक बिल्कुल असली था। हम्म, मिस्टर अटरसन ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। मिस्टर एनफील्ड बोले, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। हाँ, ये कहानी काफ़ी अजीब और बुरी है। वह आदमी जिससे मेरा सामना हुआ, यानी मिस्टर हाइड, वो बहुत ही घटिया और नफरत के काबिल था। लेकिन जिस व्यक्ति ने चेक साइन किया था, वो शहर का एक बहुत ही इज्जतदार और मशहूर इंसान है। वह उन लोगों में से है जो हमेशा नेक काम करते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये ब्लैकमेलिंग का मामला है। हो सकता है किसी भले आदमी को उसकी जवानी की किसी गलती के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा हो। इसलिए मैं उस पुरानी इमारत को ब्लैकमेल हाउस कहता हूँ। हालांकि ये बात भी पूरी तरह सच नहीं लगती। उन्होंने सोचते हुए आगे कहा। तभी अटरसन ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वो चेक लिखने वाला व्यक्ति उसी इमारत में रहता है? एनफील्ड ने जवाब दिया। ऐसी गंदी जगह पर? नहीं, मैंने चेक पर उसका जो पता देखा था वो शहर के किसी दूसरे पॉश इलाके का था। और तुमने कभी उस दरवाजे वाली इमारत के बारे में पूछताछ करने की कोशिश नहीं की? अटरसन ने पूछा। एनफील्ड बोले, नहीं सर, मेरा एक नियम है, सवाल मत पूछो। मुझे लगता है कि सवाल पूछना किसी पहाड़ की चोटी से पत्थर नीचे फेंकने जैसा है। आप बस एक छोटा सा पत्थर लुढ़काते हैं, लेकिन वो नीचे जाते जाते दूसरों को भी हिला देता है और आखिर में किसी ऐसे बेगुनाह इंसान के सिर पर जा गिरता है जिसने कुछ किया भी नहीं होता। इसलिए मेरा
उसूल है कि मामला जितना अजीब लगे उतना ही कम सवाल पूछो। नियम तो अच्छा है। वकील अटरसन ने सहमति जताई। एनफील्ड ने आगे बताया, मैंने उस जगह को गौर से देखा है। वो किसी घर जैसा नहीं लगता। वहाँ बस वही एक दरवाज़ा और उसके अलावा आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ उस आदमी यानी हाइट के सिवा कोई और अंदर बाहर नहीं आता जाता। ऊपर की मंजिल पर 3 खिड़कियाँ जो हमेशा बंद रहती हैं पर साफ़ हैं। छत पर एक चिमनी भी है जिससे अक्सर धुआं निकलता रहता है। तो ज़ाहिर है कि अंदर कोई ना कोई तो रहता ही है। पर यह कहना मुश्किल है कि वह इमारत अंदर से कैसी है, क्योंकि वहाँ सब घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। दोनों कुछ देर तक खामोश चलते रहे। फिर मिस्टर अटरसन ने चुप्पी तोड़ी। एनफील्ड, तुम्हारा वह नियम सवाल न पूछने वाला वाकई अच्छा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, एनफील्ड ने जवाब दिया। वकील अटरसन ने आगे कहा, पर इन सब के बावजूद मेरे मन में एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। मैं उस आदमी का नाम जानना चाहता हूँ जिसने उस बच्ची को कुचला था। एनफील्ड बोले, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि नाम बताने में कोई बुराई है। उस आदमी का नाम हाइट था। हम्म। अटरसन ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, वो देखने में कैसा लगता है? क्या उसमें कुछ खास बात है? एनफील्ड ने याद करने की कोशिश करते हुए कहा, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। उसकी शक्ल शक्ल सूरत में कुछ तो बहुत अजीब है, कुछ ऐसा जो मन में घृणा पैदा करता है। मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसे देखते ही मुझे इतनी नफरत हुई हो। पर मैं ये नहीं बता सकता कि क्यों। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अंदर से विकृत है। पर आप उंगली उठाकर ये नहीं कह सकते कि कमी कहाँ है। वो दिखने में बहुत ही अजीब है, पर फिर भी उसकी कोई एक ऐसी बात नहीं है जिसे मैं अलग से बता सकूं। नहीं सर, मैं उसका सही वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूँ। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि उसकी डरावनी सूरत अभी भी मेरी आंखों के सामने है। मिस्टर अटरसम फिर से खामोश हो गए और काफ़ी देर तक गहरी सोच में डूबे चलते रहे। आखिर में उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उस आदमी ने अंदर जाने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया था? एनफील्ड ने हैरान होते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, आप ये क्या पूछ रहे हैं? अटरसन ने बात काटते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें ये अजीब लग रहा होगा। असल बात यह है रिचर्ड कि मैं तुमसे उस दूसरे व्यक्ति यानी चेक साइन करने वाले का नाम इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं उसे पहले से जानता हूँ। तुम्हारी कहानी ने इस मामले की जड़ तक इशारा कर दिया है। अगर तुमने बताने में कहीं कोई छोटी सी भी गलती की है तो अभी सुधार लो। एनफील्ड ने थोड़ी नाराज़गी से जवाब दिया, मुझे लगता है आपको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जो भी कहा है बिल्कुल सच और सटीक कहा है। उस आदमी के पास चाबी थी और सच तो यह है कि वह चाबी आज भी उसी के पास है। मैंने खुद उसे 1 हफ्ते पहले ही उस चाबी का इस्तेमाल करते देखा था। मिस्टर अटरसन ने गहरी सांस ली पर कुछ बोले नहीं। तब एनफील्ड ने पछताते हुए कहा, लगता है मुझे चुप रहने का एक और सबक मिल गया। मुझे अपनी इस लंबी ज़बान पर शर्म आ रही है कि मैंने इतनी बातें बताई। चलिए, हम वादा करते हैं कि हम इस बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे। वकील ने कहा, मैं पूरे दिल से इस बात से सहमत हूँ। और रिचर्ड, इस बात पर हाथ मिलाते हैं। अगला दृश्य, मिस्टर हाइट की तलाश। उस शाम मिस्टर अटरसन बड़े ही भारी मन से अपने घर लौटे और बिना किसी उत्साह के रात का खाना खाया। रविवार को उनका एक नियम था, खाना खाने के बाद वे आग के पास बैठ जाते और अपनी मेज़ पर धर्म से जुड़ी किसी गंभीर किताब को तब तक पढ़ते जब तक पास के चर्च की घड़ी रात के 12 न बजा देती। उसके बाद वे शांति से सोने चले जाते थे। लेकिन उस रात जैसे ही खाने की मेज़ साफ़ हुई, उन्होंने एक मोमबत्ती उठाई और सीधे अपने दफ्तर वाले कमरे में चले गए। वहाँ उन्होंने अपनी तिजोरी खोली और उसके सबसे सुरक्षित हिस्से से एक लिफाफा निकाला जिस पर लिखा था, डॉक्टर जैकिल की वसीयत। वे माथे पर चिंता की लकीरें लिए उसे पढ़ने बैठ गए। ये वसीयत डॉक्टर जैकिल ने खुद अपने हाथों से लिखी थी। अटरसन ने इसे अपने पास सुरक्षित तो रखा था, पर इसे बनाने में मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। वसीयत में लिखा था कि डॉक्टर हेनरी जैगल की मृत्यु होने पर उनकी सारी संपत्ति उनके मित्र और मददगार एडवर्ड हाइट को दे दी जाएगी। इतना ही नहीं, उसमें एक और अजीब शर्त थी। अगर डॉक्टर जैगल 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए गायब हो जाते हैं या बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहते हैं, तो भी एडवर्ड हाइट बिना किसी देरी के डॉक्टर जैकल की जगह ले लेगा और उनकी सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा। यह वसीयत काफ़ी समय से वकील अटरसन की आंखों में खटक रही थी। एक वकील के तौर पर उन्हें यह वसीयत बिल्कुल गलत और अजीब लगती थी, क्योंकि वे नियमों और परंपराओं को मानने वाले इंसान थे। अब तक वे मिस्टर हाइट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें सिर्फ गुस्सा आता था। लेकिन अब एनफील्ड की कहानी सुनने के बाद उनकी ये नाराज़गी डर और नफरत में बदल गई थी। जब तक हाइट सिर्फ एक नाम था तब तक बात और थी, लेकिन अब उस नाम के साथ एक क्रूर व्यवहार जुड़ गया था। अटरसन को ऐसा लग रहा था जैसे धुंध के पीछे से अचानक कोई शैतान निकाल कर सामने खड़ा हो गया। मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक पागलपन है, अटरसन ने उस अजीब सी वसीयत को वापस तिजोरी में रखते हुए कहा, पर अब मुझे डर लग रहा है कि यह किसी बड़ी बदनामी का मामला है। इतना कहकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती बुझाई, अपना बड़ा कोट पहना और कैवेंडिश स्क्वायर की ओर निकल पड़े। यह इलाका बड़े डॉक्टरों का गढ़ माना जाता था और वहीं उनके दोस्त मशहूर डॉक्टर लैनियन रहते थे। अटरसन ने सोचा, अगर हाइट के बारे में कोई कुछ जानता होगा तो वह लैनियन ही होगा। वहाँ के
गंभीर दिखने वाले नौकर ने अटरसन का स्वागत किया और उन्हें बिना इंतजार कराए सीधे डाइनिंग रूम में ले गया। वहाँ डॉक्टर लैनियन अकेले बैठे अपनी शराब का आनंद ले रहे थे। लैनियन एक खुश मिजाज, स्वस्थ और लाल चेहरे वाला व्यक्ति था, जिनके बाल समय से पहले ही सफ़ेद हो गए थे। उनका स्वभाव बहुत ही जोशीला और बेबाक था। मिस्टर अटरसन को देखते हुए कुर्सी से उछल पड़े और दोनों हाथ बढ़ाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर लैनिन का ये गर्मजोशी भरा अंदाज देखने में थोड़ा फिल्मी या दिखावटी लग सकता था, लेकिन उनके दिल में अटरसन के लिए सच्ची इज्जत और लगाव था। ये दोनों स्कूल और कॉलेज के ज़माने के पुराने दोस्त थे। वे न केवल एक दूसरे का सम्मान करते थे, बल्कि एक दूसरे का साथ भी बहुत पसंद करते थे। इधर उधर की थोड़ी बहुत बातों के बाद वकील अटरसन उस विषय पर आए जिसने उनके मन को परेशान कर रखा था। लैनिन, अटरसन ने कहा, मुझे लगता है कि हेनरी जैकल के सबसे पुराने दोस्त शायद हम दोनों ही हैं। काश हम थोड़ा और जवान होते। डॉक्टर लैनिन ने हंसते हुए कहा, पर हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। लेकिन हुआ क्या? अब मैं उससे बहुत कम मिलता हूँ। अच्छा, अटरसन ने आश्चर्य से पूछा। मुझे लगा था कि डॉक्टरी और विज्ञान की वजह से आप दोनों के बीच गहरा जुड़ाव होगा। डॉक्टर लेने ने जवाब दिया, एक समय था जब था, लेकिन करीब 10 साल पहले हेनरी जैकल की सोच बहुत अजीब और काल्पनिक होने लगी। वो गलत रास्ते पर जाने लगा, दिमाग से गलत। और भले ही पुरानी दोस्ती के नाते मैं आज भी उसकी खैरियत जानना चाहता हूँ, पर सच तो यह है कि अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। वो जिस तरह की बकवास और गैर वैज्ञानिक बातें करने लगा था, उसे देखकर तो दुनिया के सबसे पक्के दोस्त भी एक दूसरे से अलग हो जाते। ये कहते हुए गुस्से के मारे डॉक्टर का चेहरा लाल हो गया। डॉक्टर लेनिन का गुस्सा देखकर मिस्टर अटरसन को थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने सोचा, चलो इनके बीच सिर्फ विज्ञान की किसी बात को लेकर अनबन हुई है। अटरसन को विज्ञान में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मन ही मन कहा, अगर बात सिर्फ इतनी है तो घबराने की कोई बात नहीं। जब डॉक्टर थोड़े शांत हुए तो अटरसन ने वह सवाल पूछा जिसके लिए वे आए थे। क्या तुम्हारी मुलाकात कभी जैकिल के किसी खास आदमी से हुई? कोई हाइड नाम का व्यक्ति? हाइड? लेनिन ने दोहराया, नहीं, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। वो मेरे समय के बाद का कोई होगा। बस यही जानकारी लेकर वकील अटरसन अपने घर लौट आए। रात भर वे अपने बड़े और अंधेरे बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। उनका दिमाग सवालों से घिरा हुआ था और उन्हें चैन नहीं मिल रहा था। जब पास के चर्च की घड़ी न सुबह के 6 बजाए, तब भी वे इसी समस्या का हल ढूंढ रहे थे। अब तक ये मामला सिर्फ उनके दिमाग तक सीमित था, लेकिन अब उनकी कल्पना भी इस पर हावी होने लगी थी। अंधेरे कमरे में लेटे लेटे मिस्टर एनफील्ड की सुनाई कहानी उनके सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगी। उन्हें रोशनी से जगमगाता शहर दिखता, फिर तेज़ी से चलता हुआ एक आदमी, फिर डॉक्टर के पास से दौड़ती हुई आती वह बच्ची, और फिर वो दोनों टकराते और वह दरिंदा बच्ची को कुचलता हुआ उसकी चीखों की परवाह किए बिना आगे बढ़ जाता। या फिर उन्हें एक अमीर घर का कमरा दिखता जहाँ उनके दोस्त डॉक्टर जैकिल सो रहे होते और सपनों में मुस्कुरा रहे होते। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता, उनके बिस्तर के पर्दे हटते, उनकी नींद टूटती और सामने वह रहस्यमयी आकृति यानी हाइट खड़ी होती, जिसके पास जैकिल पर हुक्म चलाने की ताकत थी। आधी रात को भी जैकिल को उठकर उसकी बात माननी पड़ती। पूरी रात वह आकृति वकील का पीछा करती रही। अगर उन्हें थोड़ी नींद आती भी, तो वे देखते कि वह शायद चुपचाप सोई हो घरों के बीच से सरक रहा है, या फिर शहर की भूल भुलैया जैसी गलियों में इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि सिर चकरा जाए, और हर कोने पर एक बच्ची को कुचलकर उसे चीखता छोड़ देता है। हैरानी की बात यह थी कि उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था। अटरसन के सपनों में भी वह चेहरा धुंधला सा रहता या आंखों के सामने से ओझल हो जाता। इसी वजह से अटरसन के मन में असली मिस्टर हाइट का चेहरा देखने की बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा हो गई। उन्हें लगा कि अगर वे एक बार उसे देख लें तो शायद ये सारा रहस्य सुलझ जाएगा। उन्हें अपने दोस्त यानी डॉक्टर जैकिल की इस अजीब पसंद या मजबूरी का कारण समझ आ जाएगा, और उस वसीयत का राज भी खुल जाएगा। कम से कम वह चेहरा देखने लायक तो होगा। एक ऐसे आदमी का चेहरा जिसके दिल में दया का नामो निशान नहीं था। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर एनफील्ड जैसा शांत व्यक्ति भी नफरत से भर गया था। उस दिन के बाद से मिस्टर अटरसन ने उस दुकान वाली गली के दरवाजे के पास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। सुबह दफ्तर जाने से पहले, दोपहर की भीड़ भाड़ में और रात के धुंध भरे चांद की रोशनी में, हर समय, चाहे गली सुनसान हो या भरी हुई, वकील अटरसन अपनी तय की हुई जगह पर तैनात मिलते थे। उन्होंने खुद से मजाक में कहा था, अगर वो मिस्टर हाइड है तो मैं मिस्टर सीक बनूंगा। आखिरकार उनके सब्र का फल मिला। वो एक साफ़ और ठंडी रात थी। सड़कों पर ओस जमी थी और वे नाचने के फर्श यानी बॉल रूम की तरह साफ दिख रही थी। हवा न होने के कारण स्ट्रीट लाइटों की रोशनी और साए ज़मीन पर एक स्थिर पैटर्न बना रहे थे। रात के 10 बजे तक दुकानें बंद हो चुकी थी और गली में बहुत सन्नाटा था। दूर से आती लंदन शहर की आवाज़ों के बावजूद वहाँ इतनी शांति थी कि घर के अंदर की छोटी छोटी आहटें भी बाहर सुनी जा सकती थी। किसी के आने की आहट बहुत दूर से ही सुनाई दी जाती थी। मिस्टर अटरसन अभी अपनी जगह पर खड़े ही थे कि उन्हें किसी के कदमों की अजीब और हल्की आहट सुनाई दी। अपनी रातों की पहरेदारी के दौरान उन्हें उन्हें इस बात की आदत हो गई थी कि कैसे शहर के शोर शराबे के बीच
किसी एक व्यक्ति के कदमों की आवाज़ अचानक साफ उभर कर आती है, लेकिन इस बार इन आवाज़ों ने उनका ध्यान बहुत बुरी तरह अपनी ओर खींचा। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनकी तलाश आज पूरी होने वाली है, और वे चुपचाप एक मोड़ के पीछे छुप गए। कदमों की आवाज़ तेज़ी से पास आने लगी, और जैसे ही वह आदमी गली के मोड़ पर मुड़ा, आवाज़ अचानक तेज़ हो गई। अटरसन ने अपनी ओर से झांक कर देखा कि वह किस तरह का आदमी था। वह छोटे कद का था और उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे। इतनी दूर से भी उसे देखकर अटरसन के मन में नफरत और बेचैनी पैदा होने लगी। वह आदमी समय बचाने के लिए सड़क पार करते हुए सीधे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और अपनी जेब से चाबी निकाली, जैसे कोई अपने घर पहुंच रहा हो। मिस्टर अटरसन अपनी जगह से बाहर निकले और जब वह आदमी पास से गुजरा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, शायद आप ही मिस्टर हाइड है। मिस्टर हाइड एक सिसकारी भरते हुए पीछे हटे, लेकिन उनका डर पल भर का था। उन्होंने वकील की आंखों में तो नहीं देखा, पर बड़े ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ, मेरा यही नाम है। आप क्या चाहते हैं? वकील ने कहा, मैंने देखा है कि आप अंदर जा रहे हैं। मैं डॉक्टर जैकिल का पुराना दोस्त हूँ, गॉन्ट स्ट्रीट का मिस्टर अटरसन। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। आपसे इस तरह अचानक मुलाकात हो गई तो मुझे लगा कि शायद आप मुझे अंदर ले चलेंगे। डॉक्टर जैकिल घर पर नहीं है, मिस्टर हाइड ने चाबी में फूंक मारते हुए कहा। फिर अचानक बिना सिर उठाए उन्होंने पूछा, लेकिन आपने मुझे पहचाना कैसे? इससे पहले कि मैं जवाब दूँ, अटरसन ने कहा, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? खुशी से हाइड ने जवाब दिया, बताइए क्या काम है। क्या आप मुझे अपना चेहरा देखने देंगे? वकील ने सीधे पूछा। मिस्टर हाइड थोड़ा हिचकिचाए, फिर ना जाने क्या सोचकर वे चुनौती भरे अंदाज में अटरसन के सामने घूम गए। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को गौर से देखते रहे। अब मैं आपको दोबारा पहचान सकूंगा, अटरसन ने कहा, यह आगे काम आ सकता है। डॉक्टर हाइड ने हाँ हाइड ने जवाब दिया, अच्छा हुआ हम मिल लिए। वैसे आपको मेरा पता भी नोट कर लेना चाहिए। और उन्होंने सोहो इलाके की एक गली का नंबर बता दिया। अटरसन ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, क्या ये भी उसी वसीयत के बारे में सोच रहा है? लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया और बस सिर हिलाकर पता नोट कर लिया। आप बताइए, हाइड ने दोबारा पूछा, आप मुझे जानते कैसे थे? दूसरों से मिले आपके हुलिये की वजह से, अटरसन ने जवाब दिया। किसने बताया मेरे बारे में? हमारे कुछ मित्र हैं, अटरसन बोले। मित्र? हाइड ने भारी आवाज़ में दोहराया, वे कौन है? मसलन डॉक्टर जैकिल, वकील ने कहा। उसने आपको कभी नहीं बताया होगा, हाइड गुस्से में चिल्लाया। मुझे नहीं लगा था कि आप झूठ बोलेंगे। शांत हो जाइए, अटरसन ने कहा, यह बात करने का सही तरीका नहीं है। मिस्टर राइट के जाने के बाद वकील अटरसन कुछ देर वहीं बेचैनी में खड़े रहे। फिर वे धीमी चाल से सड़क पर चलने लगे। वे हर दो कदम पर रुकते और गहरी सोच में डूबकर अपने माथे पर हाथ रखते। वे जिस उलझन में थे उसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल था। मिस्टर हाइट का रंग पीला था और उनका कद छोटा था। हालांकि उनके शरीर में साफ तौर पर कोई कमी नहीं दिखती थी, फिर भी उन्हें देखकर लगता था कि वे बहुत बदसूरत है। उनकी मुस्कान बहुत ही अप्रिय थी और उनका व्यवहार डर और घमंड का एक अजीब मिश्रण था। उनकी आवाज़ कर्कश थी और वे फुसफुसाते हुए अटक अटक कर बोल रहे थे। ये सारी बातें बुरी तो थी, लेकिन फिर भी अटरसन समझ नहीं पा रहे थे कि उस आदमी को देखकर उनके मन में इतनी घृणा और खौफ क्यों पैदा हो रहा था। परेशान अटरसन ने खुद से कहा, ज़रूर कोई और बात है, कुछ तो ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान भला करे, वो आदमी तो इंसान जैसा लगता ही नहीं, वो तो किसी प्राचीन गुफावासी जैसा दिखता है। या फिर क्या ये कोई ऐसी बुरी आत्मा है जो शरीर के अंदर से झलक रही है और उसे इतना घिनौना बना रही है? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त हैरी जैकल, अगर मैंने कभी किसी के चेहरे पर शैतानियत देखी है तो वो तुम्हारे इस नए दोस्त के चेहरे पर ही है। गली के कोने से आगे बढ़ने पर पुराने और सुंदर मकानों का एक चौक आया। कभी ये मकान बहुत शानदार हुआ करते थे, पर अब इनमें से ज़्यादातर को ऑफिसों या कमरों के लिए किराए पर दे दिया गया था। वहाँ हर तरह के लोग रहते थे, नक्शा बनाने वाले, वकील और छोटे मोटे एजेंट। लेकिन कोने वाला दूसरा मकान अभी भी अपनी पुरानी शान शौकत बनाए हुए था। वो घर अमीरी और सुकून का एहसास दिलाता था। अटरसन उसी मकान के दरवाजे पर रुके और उसे खटखटाया। एक सलीके से कपड़े पहने हुए बुजुर्ग नौकर ने दरवाज़ा खोला। क्या डॉक्टर जैकिल घर पर हैं, पूल? वकील ने पूछा। मैं भी देख कर बताता हूँ, मिस्टर अटरसन, पूल ने जवाब दिया और उन्हें घर के अंदर बुला लिया। अटरसन एक बड़े और आरामदायक हॉल में दाखिल हुए। वो हॉल किसी पुराने देहाती घर की तरह पत्थरों से बना था, जिसमें एक बड़ी सी अंगीठी में आग जल रही थी और ओक की लकड़ी की कीमती अलमारियां सजी थीं। पूल ने पूछा, क्या आप यहीं आग के पास इंतज़ार करेंगे या मैं डाइनिंग रूम में आपके लिए रोशनी कर दूं? यही ठीक है, शुक्रिया, अटरसन ने कहा। वे आग के पास जाकर उसकी गर्मी लेने लगे। यह हॉल उनके दोस्त डॉक्टर जैकल का सबसे पसंदीदा कोना था और अटरसन खुद इसे लंदन का सबसे प्यारा कमरा मानते थे। लेकिन आज रात अटरसन के मन में एक अजीब सी बेचैनी और डर था। हाइट का वो भयानक चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। उन्हें अचानक पूरी दुनिया से नफरत महसूस होने लगी। कमरे की पॉलिश की हुई अलमारियों पर आग की नाचती हुई रोशनी
और छत पर डोलती हुई परछाइयों ने किसी खतरे का संकेत दे रही थी। जब पूल ने वापस आकर बताया कि डॉक्टर जैकिल बाहर गए, तो अटरसन को मन ही मन बहुत राहत महसूस हुई। हालांकि इस बात पर उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि वे अपने दोस्त से मिलने से कतरा रहे थे। अटरसन ने पूछा, पूल, मैंने मिस्टर हाइट को पिछले वाले पुराने ऑपरेशन थिएटर के रास्ते अंदर जाते देखा है। क्या डॉक्टर जैकिल की गैर मौजूदगी में उनका वहाँ जाना ठीक है? जी हाँ मिस्टर अटरसन, बिल्कुल ठीक है, नौकर ने जवाब दिया। मिस्टर हाइट के पास उस दरवाजे की अपनी चाबी है। अटरसन ने सोचते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे मालिक को उस नौजवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा है पूल। जी हाँ सर, पूल ने कहा। हमें मालिक की तरफ से सख्त आदेश है कि हम मिस्टर हाइट की हर बात माने और उनका हुक्म पूरा करें। क्या मेरी कभी उनसे यहाँ मुलाकात हुई है? अटरसन ने पूछा। ओ नहीं सर, वे यहाँ कभी खाना नहीं खाते, नौकर ने बताया। सच तो यह है कि घर के इस मुख्य हिस्से में बहुत कम आते हैं। उनका आना जाना ज़्यादातर प्रयोगशाला वाले रास्ते से ही होता है। ठीक है पूल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मिस्टर अटरसन। वकील अटरसन भारी मन से अपने घर की ओर चल दिए। उन्होंने मन ही मन सोचा, बेचारा मेरा दोस्त हैरी जैकिल, मुझे लगता है कि वे किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। जवानी में वो थोड़ा लापरवाह और आवारा था, माना कि वह बहुत पुरानी बात है, लेकिन भगवान के इंसाफ की कोई समय सीमा नहीं होती। पक्का यही बात होगी। जवानी का कोई पुराना पाप आज भूत बनकर उसे डरा रहा है। कोई छुपा हुआ कलंक कैंसर की तरह उसे खा रहा है। बरसों बाद सजा अपना रास्ता ढूंढते हुए आई गई, और जब वह सब कुछ भूल चुका था, यह सोचकर डरसन खुद भी थोड़ा डर गए। वे अपने अतीत की यादों को खंगालने लगी कि कहीं उनसे भी तो कोई पुराना पाप नहीं हुआ जो अब सामने आ जाए। वैसे अटरसन का पिछला जीवन काफ़ी साफ सुथरा था। बहुत कम लोग जानते हैं जो अपने जीवन की किताब को बिना किसी शर्मिंदगी के पढ़ सकें। अटरसन के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। अपने अतीत के बारे में सोचते हुए वे उन गलतियों को याद कर दंग रह गए जो उनसे हुई थी, और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वो उन बड़े पापों से बच गए जिन्हें करने के वे बेहद करीब पहुंच चुके थे। फिर उनका ध्यान वापस उसी समस्या पर गया। उन्होंने सोचा, इस मिस्टर हाइट के भी अपने कुछ गहरे और काले राज होंगे। उसे देखकर ही लगता है कि उसने कुछ बहुत भयानक काम किए होंगे। ऐसे राज जिनके सामने बेचारे जैकिल की पुरानी गलतियां तो कुछ भी नहीं होंगी। हालात ऐसे ही नहीं बने रह सकते। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है कि वह आदमी किसी चोर की तरह हैरी जैकल के कमरे के चक्कर लगाता है। अगर हैरी की नींद खुली और उसने उसे सामने पाया तो क्या बीतेगी उस पर। और सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि अगर उस हाइट को वसीयत के बारे में पता चल गया तो वह जायदाद हड़पने के लिए जैकिल को मार भी सकता है। अटरसन ने खुद से वादा किया, हाँ, मुझे जैकिल को बचाना ही होगा, अगर जैकिल मुझे ऐसा करने दे। क्योंकि एक बार फिर उनके दिमाग में उस वसीयत की वह अजीब व गरीब शर्तें घूमने लगीं, जो किसी खतरे के संकेत की तरह साफ दिख रही थी। अगला दृश्य, डॉक्टर जैकिल की दावत। डॉक्टर जैकिल अब काफ़ी सहज महसूस कर रहे थे। 2 सप्ताह बाद किस्मत से उन्होंने अपने 5-6 पुराने दोस्तों को एक शानदार डिनर पर बुलाया। ये सभी दोस्त समाज के सम्मानित और बुद्धिमान लोग थे और अच्छी शराब का शौक रखते थे। मिस्टर अटरसन ने पहले ही मन बना लिया था कि वे बाकी मेहमानों के जाने के बाद भी वहीं रुकेंगे। ऐसा अक्सर होता था, और इसमें कुछ नया नहीं था। लोग अटरसन को बहुत पसंद करते थे। अक्सर मेज़बान उस वक्त राहत महसूस करते थे जब शोर शराबा करने वाले मेहमान चले जाते और वे अटरसन जैसे गंभीर व्यक्ति के साथ शांति से बैठ पाते। उनकी खामोशी में लोगों को एक तरह का सुकून मिलता था। डॉक्टर जैकिल का भी यही हाल था। दावत के बाद वे अंगीठी के पास अटरसन के साथ बैठ गए। जैकिल लगभग 50 साल के एक लंबे चौड़े और सेहतमंद इंसान थे। उनका चेहरा साफ सुथरा और दयालु था, जिससे उनकी काबिलियत झलकती थी। उन्हें देखकर साफ पता चलता था कि वे मिस्टर अटरसन से सच्चा और गहरा लगाव रखते। अटरसन ने बात शुरू करते हुए कहा, जैकिल, मैं तुमसे तुम्हारी वसीयत के बारे में कुछ बात करना चाहता था। अगर कोई ध्यान से देखता तो समझ जाता कि जैकिल को यह विषय बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर उन्होंने बड़ी सहजता से जवाब दिया, मेरे प्यारे अटरसन, आपके जैसा वकील पाकर मेरा नसीब ही ख़राब है। मेरी वसीयत को लेकर जितना दुखी आप रहते उतना मैंने किसी को नहीं देखा, सिवाय उस पुराने ख्यालात वाले लेनिन के। वो तो मेरे विज्ञान के प्रयोगों को ही गलत मानता है। देखिए, मैं जानता हूँ वो एक भला आदमी है, आप बुरा मत मानिए, वो बेहतरीन इंसान है, पर वो बहुत ज़िद्दी और पुराने विचारों का है। लेनिन ने मुझे जितना निराश किया उतना किसी और ने नहीं। अटरसन ने लेनिन की बात को अनसुना करते हुए सख्ती से कहा, तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी वसीयत कभी पसंद नहीं आई। डॉक्टर ने थोड़े तीखे लहजे में कहा, हाँ मुझे पता है, तुमने ये बात मुझे पहले भी कई बार बताई है। वकील ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, मुझे उस नौजवान हाइट के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो बहुत परेशान करने वाली हैं। ये सुनते ही डॉक्टर जैकिल का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उनकी आंखों में गहरी उदासी छा गई। उन्होंने कहा, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे लगा था कि हमने तय किया था कि हम इस बारे में दोबारा कभी बात नहीं करेंगे, पर जो मैंने सुना वो बहुत ही घृणित तो बुरा था।
अटरसन ने जोर देकर कहा। जैकिल ने कुछ हिचकिचाते हुए जवाब दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अटरसन, आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। मैं बहुत ही अजीब और मुश्किल स्थिति में फंस गया हूँ, बहुत ही अजीब। ये एक ऐसा मामला है जिसे सिर्फ बातों से सुलझाया नहीं जा सकता। अटरसन ने नरमी से कहा, जैकिल, तुम मुझे जानते हो, मैं एक भरोसेमंद आदमी हूँ। मुझ पर यकीन रखो और सब कुछ सच सच बता दो। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल लूँगा। डॉक्टर ने कहा, अटरसन, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा दिल भरा है। तुम्हारी मेहरबानी के लिए शुक्रिया कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर मुझे किसी पर सबसे ज़्यादा यकीन है तो वो तुम हो। लेकिन सच मानो, बात उतनी बुरी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं जब चाहूँ मिस्टर हाइट से छुटकारा पा सकता हूँ। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन अटरसन, यह मेरा बहुत ही निजी मामला है, इसलिए प्लीज़ इसे यहीं ख़त्म कर दो। अटरसन कुछ देर चुपचाप आग की लपटों को देखते रहे और सोचते रहे। फिर उन्होंने भारी मन से कहा, ठीक है, मुझे यकीन है कि तुम जो कह रहे हो सही होगा। डॉक्टर ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो अच्छा है कि हमने इस बारे में बात कर ली और उम्मीद है ये आखिरी बार थी। पर एक बात मैं चाहता हूँ कि तुम समझ लो, मुझे बेचारे हाइट की सच में बहुत फिक्र है। मुझे पता है कि तुम उससे मिले हो। उसने मुझे बताया था कि वह तुम्हारे साथ काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आया, पर फिर भी मुझे उस नौजवान में बहुत दिलचस्पी है। अटल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम उसका साथ दोगे और वसीयत के मुताबिक उसे उसका हक दिलाओगे। अगर तुम्हें सारी सच्चाई पता होती तो तुम खुद उसकी मदद करते। मेरा वादा करो, इससे मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। वकील ने दो टूक जवाब दिया, मैं ये दिखावा नहीं कर सकता कि मैं उसे कभी पसंद करूँगा। जैकिल ने अटरसन की बाँह पकड़कर मिन्नत करते हुए कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसे पसंद करो। मैं तो बस उसके लिए इंसाफ मांग रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो मेरी खातिर तुम उसकी मदद कर ले। अटरसन ने यह वादा तो कर लिया, लेकिन उनके मन में अभी भी भारी बेचैनी थी। अगला दृश्य, केरू हत्याकांड। लगभग एक साल बाद अक्टूबर 18 की बात है। पूरा लंदन एक बेहद क्रूर कत्ल की खबर से दहल गया। मरने वाला व्यक्ति समाज का एक बहुत बड़ा और सम्मानित आदमी था, इसलिए यह खबर और भी सनसनीखेज बन गई। घटना कुछ इस तरह थी। नदी के पास एक घर में रहने वाली एक नौकरानी रात करीब 11 बजे अपने कमरे में सोने गई थी। हालांकि सुबह तक शहर में घना कोहरा छा गया था, लेकिन रात की शुरुआत में आसमान बिल्कुल साफ था और पूर्णिमा की चांदनी गली में फैली हुई थी। वो लड़की काफ़ी भावुक स्वभाव की थी। वो अपनी खिड़की के पास बैठकर बाहर चांद को देखते हुए अपनी सोच में डूबी थी। बाद में वो अक्सर रोते हुए बताती थी कि उस रात उसे पूरी दुनिया बहुत सुंदर और शांत लग रही थी। तभी उसने खिड़की से देखा कि एक सफ़ेद बालों वाले बहुत ही सुंदर और बुजुर्ग सज्जन गली से आ रहे। उनके पास आने पर उन्हें एक और छोटे कद का आदमी मिला, जिस पर लड़की ने पहले तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वे दोनों खिड़की के ठीक नीचे एक दूसरे के करीब आए तो उन बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़े सम्मान के साथ झुककर उस छोटे आदमी से बात शुरू की। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस रास्ता पूछ रहे हो। चांद की रोशनी सीधे उन बुजुर्ग के चेहरे पर पड़ रही थी और लड़की को उनका चेहरा बहुत मासूम, दयालु और सम्मानित लग रहा था। तभी उस लड़की की नज़र दूसरे आदमी पर पड़ी और वो उसे तुरंत पहचान गई। वो वही मिस्टर हाइट था जो एक बार उसके मालिक से मिलने आया था और जिससे उसे नफरत थी। हाइट के हाथ में एक भारी लकड़ी की छड़ी थी जिससे वह खेल रहा था। वो बुजुर्ग की बात चुपचाप सुन तो रहा था, लेकिन अचानक ही वह पागलपन भरे गुस्से में भड़क उठा। वह ज़ोर ज़ोर से पैर पटकने लगा और हवा में छड़ी लहराने लगा। वह बुजुर्ग सज्जन हैरान होकर एक कदम पीछे हटे, लेकिन तभी हाइड ने अपना आपा पूरी तरह खो दिया। उसने अपनी छड़ी से उन पर इतना ज़ोरदार वार किया कि वे ज़मीन पर गिर पड़े और अगले ही पल वे किसी जंगली बंदर की तरह अपने शिकार को पैरों तले रौंदने लगा। उसने उन पर लाठियों की ऐसी बौछार की कि हड्डियाँ टूटने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और बूढ़े आदमी का शरीर सड़क पर बेजान होकर उछल गया। यह खौफनाक नज़ारा देखकर और हड्डियाँ टूटने की आवाज़ सुनकर वह नौकरानी वहीं बेहोश हो गई। रात के 2 बज चुके थे जब उस नौकरानी को होश आया और उसने शोर मचाकर पुलिस को बुलाया। हत्यारा तो कब का भाग चुका था, लेकिन उसकी दरिंदगी का शिकार वह बुजुर्ग व्यक्ति गली के बीचों बीच लहूलुहान पड़ा था। जिस लाठी से कत्ल किया गया था वो बहुत ही मजबूत और कीमती लकड़ी की थी, लेकिन वो वार इतने ज़ोरदार थे कि लाठी 20 से 2 टुकड़े हो गई थी। उसका एक हिस्सा नाली में पड़ा था और दूसरा हिस्सा हत्यारा शायद अपने साथ ले गया था। मरने वाले के पास से एक पर्स और सोने की घड़ी मिली, जिससे ये साफ था कि यह लूटपाट का मामला नहीं था। तलाशी के दौरान उनकी जेब से एक बंद लिफाफा मिला जिस पर मिस्टर अटरसन का नाम और पता लिखा था। शायद वे उसे पोस्ट करने जा रहे थे। अगली सुबह जब अटरसन सोकर उठे ही थे, पुलिस वह चिट्ठी लेकर उनके पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने पूरी बात सुनी, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने गंभीरता से कहा, जब तक मैं खुद शव न देख लूँ मैं कुछ नहीं कहूँगा।
यह मामला बहुत गंभीर है, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। अटर्सन ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और पुलिस स्टेशन पहुंचे। जैसे ही उन्होंने शव को देखा, उन्होंने दुख के साथ अपना सिर हिलाया। जी हाँ, उन्होंने कहा, मैं इन्हें पहचानता हूँ। मुझे बहुत दुख है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सर डेनवर्स केरू हैं। अधिकारी ये सुनकर दंग रह गए। अधिकारी ये सुनकर दंग रह गया। हे भगवान, क्या सच में ये वही है? अगले ही पल उस पुलिस वाले की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसे पता था कि इतने बड़े आदमी के कत्ल के केस को सुलझाना उसे मशहूर कर देगा। उसने कहा, सर, इस खबर से तो पूरे शहर में हंगामा मच जाएगा। क्या आप उस कातिल तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकते हैं? फिर उसने अटरसन को नौकरानी की गवाही सुनाई और वह टूटी हुई छड़ी दिखाई। मिस्टर अटरसन हाइट का नाम सुनते ही अंदर से कांप गए। जैसे ही उनके सामने वह छड़ी रखी गई, उनका शक यकीन में बदल गया। वह छड़ी भले ही टूट चुकी थी, लेकिन अटरसन ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह वही कीमती छड़ी थी जो उन्होंने सालों पहले खुद हेनरी जैकल को तोहफे में दी थी। उन्होंने पुलिस अधिकारी से पूछा, क्या वह मिस्टर हाइट छोटे कद का आदमी है? अधिकारी ने जवाब दिया, नौकरानी के मुताबिक वो बहुत ही छोटे कद का है और देखने में बेहद दुष्ट और डरावना लगता है। अटरसन ने कुछ देर सोचा और फिर सिर उठाकर कहा, अगर आप मेरी टैक्सी में मेरे साथ चले तो मुझे लगता है कि मैं आपको उसके घर ले जा सकता हूँ। सुबह के 9 बज रहे थे और मौसम का पहला घना कोहरा छा गया था। आसमान पर गहरे भूरे रंग की धुंध छाई हुई थी, जिसे तेज़ हवा रह रहकर काट रही थी। टैक्सी जैसे जैसे सोहो की गलियों में आगे बढ़ रही थी, अटरसन को बाहर का नज़ारा किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। कोहरे के कारण कहीं शाम जैसा अंधेरा था तो कहीं रोशनी की कोई धुंधली किरण दिखाई दे जाती थी। कीचड़ से भरी सड़कें, गंदे मैले लोग और दिन में भी जलते हुए स्ट्रीट लैम्प। सोहो का वह इलाका टर्सन की नज़रों में किसी नरक जैसा लग रहा था। उनके मन में बुरे विचार आ रहे थे। जब उन्होंने साथ बैठे पुलिस अफसर को देखा तो उन्हें कानून के उस डर का एहसास हुआ, जो कभी कभी एक बेगुनाह और ईमानदार आदमी को भी परेशान कर देता है। जैसे ही टैक्सी बताए गए पते पर रुकी, कोहरा थोड़ा कम हुआ और टर्सन को एक गंदी सी गली दिखाई दी, जहाँ एक शराब खाना, एक सस्ता फ्रांसीसी होटल, एक छोटी सी दुकान थी। दरवाज़ों पर फटे अलबच्चे दुबके हुए थे और अलग अलग देशों की औरतें हाथों में चाबियां लिए सुबह की चाय के लिए बाहर निकल रही थीं। अलग ही अगले ही पल गहरे भूरे कोहरे ने उस इलाकों को फिर से अपने आगोश में ले लिया। अटरसन ने सोचा कि ये उस आदमी का घर है जिसे डॉक्टर जैकिल इतना पसंद करते हैं और जो 2.5 लाख पाउंड की दौलत का वारिस बनने वाला है। दरवाज़ा एक बूढ़ी औरत ने खोला, जिसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे। उसके चेहरे पर एक बनावटी शराफत थी, पर व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने बताया, हाँ, ये मिस्टर हाइट का घर है, पर वे घर पर नहीं हैं। वे कल रात बहुत देर से आए थे, लेकिन 1 घंटा रुकने के बाद फिर चले गए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वे अक्सर बाहर ही रहते हैं। सच तो यह है कि कल रात से पहले मैंने उन्हें लगभग 2 महीने से नहीं देखा था। अटरसन ने कहा, ठीक है, हम उनके कमरे देखना चाहते हैं। जब औरत ने मना करना चाहा तो वकील ने बीच में ही रोक कर कहा, मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ये कौन है। ये स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर न्यूकोमैन है। यह सुनते ही इस औरत के चेहरे पर एक अजीब और बुरी सी खुशी छा गई। उसने उत्सुकता उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तो क्या वह किसी मुसीबत में फंस गया है? उसने आखिर किया क्या है? मिस्टर अटर्सन और इंस्पेक्टर ने एक दूसरे की ओर देखा। इंस्पेक्टर ने बुढ़िया से कहा, लगता है ये आदमी लोगों के बीच कुछ खास पसंद नहीं किया जाता। खैर, अब मुझे और इन सज्जन को ज़रा अंदर छानबीन करने दीजिए। उस पूरे घर में जहाँ वह बुढ़िया अकेली रहती थी, मिस्टर हाइट सिर्फ 2 ही कमरों का इस्तेमाल करता था, लेकिन वे कमरे बहुत ही शानदार और कीमती चीज़ों से सजे हुए थे। वहाँ बेहतरीन शराब की अलमारी थी, चांदी के बर्तन थे और मेज़ पर बिछा कपड़ा बहुत कीमती था। दीवारों पर एक सुंदर पेंटिंग टंगी थी। अटरसन समझ गए कि ये कला के शौकीन डॉक्टर जैकिल का ही तोहफा होगा। और ज़मीन पर मखमली कालीन बिछे थे। हालांकि इस समय कमरों की हालत देखकर लग रहा था जैसे हाल ही में वहाँ किसी ने बहुत जल्दबाजी में तलाशी ली हो या भागने की तैयारी की हो। फर्श पर कपड़े बिखरे पड़े थे, दराजों के ताले टूटे थे और कोनों में कपड़ों की जेबें उल्टी पड़ी थीं। अंगीठी में राख का ढेर लगा था, जैसे ढेर सारे कागजात जलाए गए हों। उस राख के बीच इंस्पेक्टर को एक हरे रंग की चेकबुक का पिछला हिस्सा मिला, जो जलने से बच गया था। छड़ी का दूसरा आधा हिस्सा भी दरवाजे के पीछे मिल गया। इन सबूतों को देखकर पुलिस अधिकारी की खुशी का ठिकाना ना रहा। जब उन्होंने बैंक जाकर पता किया तो कातिल हाइट के खाते में कई हजार पाउंड जमा थे। इंस्पेक्टर को पूरा यकीन हो गया था कि वे कातिल के बहुत करीब है। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूरे भरोसे के साथ मिस्टर अटरसन से कहा, आप यकीन मानिए सर, अब वह मेरे हाथों से नहीं बच सकता। उसका दिमाग खराब हो गया होगा, वरना वह कत्ल वाली लाठी वहीं नहीं छोड़ता और अपनी चेकबुक जलाने की इतनी बड़ी गलती नहीं करता। आखिर पैसे ही तो इंसान की जान लेता है। सॉरी, पैसा ही तो इंसान की जान होता है। अब हमें बस बैंक में उसके आने का इंतज़ार करना है और उसकी पहचान के पोस्टर चारों तरफ बांटने हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। मिस्टर राइट के बारे में जानने वाले लोग बहुत कम थे। यहाँ तक कि उस नौकरानी के मालिक ने भी उसे सिर्फ 2 बार देखा था। उसके परिवार का कोई अता पता नहीं था और ना ही उसकी कोई फ़ोटो कभी खींची गई थी।
जिन थोड़े बहुत लोगों ने उसे देखा था, उनकी बातों में भी काफ़ी अंतर था। कोई उसे किसी तरह बताता तो कोई किसी तरह, पर उन सभी लोगों के बीच एक बात बिल्कुल एक जैसी थी। सबका कहना था कि उसे देखते ही मन में एक अजीब सी नफरत और डर पैदा हो जाता था। वह दिखने में इतना भयानक और अजीब था कि जो भी उसे देखता उसके मन पर उसकी बुराई की एक गहरी छाप छूट जाती थी। अगला दृश्य, पत्र की घटना। दोपहर ढलने का समय था जब मिस्टर अटरसन डॉक्टर जैकिल के घर पहुंचे। नौकर पूल उन्हें घर के पिछले हिस्से से होते हुए उस पुरानी इमारत की ओर ले गया जिसे प्रयोगशाला या लैब कहा जाता था। यह पहली बार था जब अटरसन इस हिस्से में आए थे। वह एक बिना खिड़कियों वाली धुंधली और शांत इमारत थी। वहाँ चारों तरफ रसायनों के डिब्बे, मेज़ें और पैकिंग का सामान बिखरा पड़ा था। सीढ़ियाँ चढ़कर अटरसन डॉक्टर के प्राइवेट कमरे में पहुंचे। वो एक बड़ा कमरा था जहाँ लोहे की सलाखों वाली 3 धूल भरी खिड़कियाँ थीं। बाहर कोहरा इतना घना था कि कमरे के अंदर भी दीपक जलाना पड़ा था। वहाँ अंगीठी के पास डॉक्टर जैकिल बैठे थे, जो बहुत ही बीमार और डरे हुए लग रहे थे। अटरसन को देखकर वे अपनी जगह से उठे भी नहीं, बस ठंडे हाथों से उनका स्वागत किया। उनकी आवाज़ भी काफ़ी बदल चुकी थी। पूल के जाते ही अटरसन ने सीधे मुद्दे की बात की। क्या तुमने खबर सुनी? जैकिल कांप उठे और बोले, हाँ, बाहर लोग शोर मचा रहे थे। मैंने अपने कमरे में उनकी आवाज़ें सुनी। अटरसन ने गंभीरता से पूछा, एक बात बताओ जैकिल, केरू, मरने वाला व्यक्ति मेरा क्लाइंट था, पर तुम मेरे दोस्त हो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कहीं तुमने उस कातिल यानी हाइड को छिपाने की बेवकूफ़ी तो नहीं की? डॉक्टर पागलों की तरह चिल्लाए, अटरसन, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उस आदमी को फिर कभी नहीं देखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि इस दुनिया में अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है, और सच तो यह है कि अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जैकिल ने घबराहट में कहना जारी रखा, अटरसन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम उसे यानी हाइड को उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। वो अब सुरक्षित है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। मेरी बात याद रखना, अब उसके बारे में फिर कभी कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। वकील अटरसन खामोशी और उदासी के साथ उनकी बातें सुनते रहे। उन्हें अपने दोस्त का ये बेचैन बर्ताव और हाइड के प्रति जुनून बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, तुम तो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो। तुम्हारी भलाई के लिए मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम सही हो, क्योंकि अगर ये मामला अदालत में गया तो तुम्हारा नाम भी उछल सकता है। जैकिल ने जवाब दिया, मुझे उस पर पूरा यकीन है। मेरे पास इसके बहुत ठोस कारण हैं जिन्हें मैं किसी को बता नहीं सकता। लेकिन एक बात है जिस पर मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। मुझे एक पत्र मिला और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या मुझे इसे पुलिस को देना चाहिए। अटरसन, मैं ये पत्र तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम सही फैसला लोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अटरसन ने पूछा, क्या तुम्हें डर है कि इस पत्र से उसकी पहचान खुल जाएगी, पुलिस उसे पकड़ लेगी? जैकिल ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच कहूँ तो अब मुझे इसकी परवाह नहीं है कि हाइड का क्या अंजाम होगा। मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस अपनी इज्जत और नाम के बारे में सोच रहा हूँ, जो इस गंदी घटना की वजह से खतरे में पड़ गया। अटरसन कुछ देर सोचते रहे। वे अपने दोस्त के स्वार्थी रवैये को देखकर हैरान थे, लेकिन उन्हें इस बात की राहत भी थी कि जैकिल अब हाइड से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आखिर में उन्होंने कहा, ठीक है, वो पत्र मुझे दिखाओ। ये पत्र एक अजीब और सीधी लिखावट में लिखा गया था और नीचे एडवर्ड हाइट के साइन थे। पत्र में लिखा था कि डॉक्टर जैकिल, जिन्होंने लेखक पर बहुत एहसान किए थे, को अब अपनी सुरक्षा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेखक के पास भागने का एक ऐसा रास्ता है जिस पर उसे पूरा भरोसा है। वकील अटरसन को यह पत्र पढ़कर थोड़ी राहत मिली। उन्हें लगा कि शायद हाइड और जैकिल का रिश्ता उतना भी बुरा नहीं था जितना वे सोच रहे थे। उन्हें अपनी पुरानी शंकाओं पर थोड़ा पछतावा भी हुआ। अटरसन ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका लिफाफा है? जैकिल ने जवाब दिया, इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता मैंने उसे जला दिया, लेकिन उस पर डाकघर की कोई मुहर नहीं थी। उसे हाथ से ही पहुँचाया गया था। क्या मैं इसे अपने पास रख लूँ ताकि रात पर इस पर सोच सकूँ? अटरसन ने पूछा। जैकिल ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरे लिए फ़ैसला करें। मेरा खुद पर से भरोसा उठ गया। अटरसन ने कहा, ठीक है, मैं इस पर सोचूंगा। और एक बात, क्या तुम्हारी वसीयत में गायब होने वाली वो अजीब शर्त हाइड नहीं लिखवाई थी? ये सुनते ही डॉक्टर को जैसे चक्कर आने लगा। उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और चुपचाप सिर हिलाकर हाँ कहा। अटरसन ने कहा, मुझे पता था, वो तुम्हें जान से मारने की योजना बना रहा था। तुम बहुत बाल बाल बचे हो। डॉक्टर ने बहुत गंभीरता से कहा, मुझे इससे भी बड़ी एक बात पता चली है। मुझे एक सबक मिला है। हे भगवान! अटरसन, मुझे कितना भयानक सबक मिला! ये कहते हुए उन्होंने कुछ पल के लिए अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। बाहर निकलते समय अटरसन रुके और नौकर पूल से पूछा, वैसे पूल, आज जो पत्र आया था उसे कौन देकर गया था? वो आदमी देखने में कैसा था? लेकिन पूल को पूरा यकीन था कि आज कोई आदमी चिट्ठी देने नहीं आया था। उसने कहा, सर, आज डाक से विज्ञापन वाले पर्चों के अलावा और कुछ नहीं आया। यह सुनकर अटरसन के मन में फिर से डर और शक पैदा हो गया। ये साफ था कि वह पत्र बाहर से नहीं आया था, बल्कि उसे प्रयोगशाला के दरवाजे से अंदर लाया गया था, या फिर शायद वह पत्र खुद उसी कमरे के अंदर लिखा गया था।
अगर ऐसा था तो मामला बहुत गंभीर था और उसे बहुत सावधानी से सुलझाने की ज़रूरत थी। जब अटरसन सड़क पर आगे बढ़े तो अखबार बेचने वाले लड़के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, खास खबर, एक सांसद का सनसनीखेज कत्ल। मरने वाला व्यक्ति अटरसन का दोस्त और क्लाइंट था। अटरसन को डर सताने लगा कि कहीं इस बदनामी के चक्कर में उनके दूसरे दोस्त यानी जैकल का नाम भी न खिंच जाए। यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था कि अब क्या किया जाए। अटरसन वैसे तो अपने फैसले खुद लेते थे, लेकिन आज उन्हें किसी से सलाह लेने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद अटरसन अपने घर में अंगीठी के पास बैठे थे। उनके सामने उनके मुख्य क्लर्क मिस्टर गेस्ट बैठे थे। दोनों के बीच मेज़ पर एक बहुत पुरानी और कीमती शराब की बोतल रखी थी। बाहर लंदन की सड़कों पर अभी भी गहरा कोहरा छाया हुआ था और शहर का शोर हवा के साथ सुनाई दे रहा था, लेकिन कमरे के अंदर आग की रोशनी में बहुत सुकून था। शराब के आनंद ने अटरसन के मन को थोड़ा हल्का कर दिया। वे मिस्टर गेस्ट पर बहुत भरोसा करते थे। गेस्ट अक्सर डॉक्टर जैकिल के घर काम से जाते थे। वे उनके नौकर पूल को भी जानते थे और उन्हें मिस्टर हाइट के बारे में भी थोड़ा बहुत पता था। अटरसन ने सोचा कि क्या वह पत्र गेस्ट को दिखाना सही रहेगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि मिस्टर गेस्ट लिखावट के बहुत बड़े जानकार थे। अटरसन को लगा कि एक समझदार व्यक्ति होने के नाते गेस्ट उस पत्र को पढ़कर कोई ऐसी बात कह सकते हैं जिससे अटरसन को आगे का रास्ता मिल जाए। अटरसन ने बात शुरू की। सर डैनवर्स की हत्या बहुत ही दुखद घटना है। गेस्ट ने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। वो कातिल निश्चित रूप से पागल रहा होगा। अटरसन ने कहा, मैं इस बारे में तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। मेरे पास उस आदमी की लिखावट का एक कागज़ है। ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका क्या करूँ। ये एक बहुत ही घिनौना मामला है, लेकिन तुम इसे देखो, ये एक वकील के साइन, सॉरी ये एक कातिल के साइन है। ये सुनते ही गेस्ट की आंखों में चमक आ गई। वे तुरंत सीधे होकर बैठ गए और बड़े ध्यान से उस पत्र को देखने लगे। उन्होंने कहा, नहीं सर, ये किसी पागल की लिखावट नहीं है, लेकिन इसे लिखने का तरीका बहुत ही अजीब और अनोखा है। अटरसन ने कहा, और उसे देखने वाले भी यही कहते हैं कि वह आदमी बहुत अजीब था। तभी बीच में ही नौकर एक और चिट्ठी लेकर कमरे के अंदर आया। क्या ये डॉक्टर जैकल की चिट्ठी है सर? क्लर्क ने पूछा। मुझे उनकी लिखावट पहचानी हुई सी लगी। क्या इसमें कोई निजी बात लिखी है? अटरसन ने जवाब दिया, नहीं, ये तो बस डिनर का एक न्योता है। क्यों, क्या तुम इसे देखना चाहते हो? जी बस एक पल के लिए। शुक्रिया सर, क्लर्क ने कहा। गेस्ट ने दोनों कागज़ों को साथ साथ रखा और बड़े ध्यान से अक्षरों के बनावट की तुलना करने लगा। आखिर में उसने कागज़ वापस करते हुए कहा, शुक्रिया सर, यह लिखावट वाकई बहुत दिलचस्प है। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। अटरसन मन ही मन बेचैन थे। अचानक उन्होंने पूछा, गेस्ट, तुमने इन दोनों चिट्ठियों की तुलना क्यों की? क्लर्क ने जवाब दिया, सर, इन दोनों में गजब की समानता है। दोनों लिखावटें काफ़ी हद तक एक जैसी हैं, बस उनके झुकने का तरीका अलग अलग है। जैकिल का लिखा हुआ सीधा है और हाइट का थोड़ा तिरछा। अटरसन हैरान रह गए। ये तो बड़ी अजीब बात है। गेस्ट ने भी सहमति जताई, जी हाँ सर, वाकई बहुत अजीब है। अटरसन ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, देखो, तुम इस चिट्ठी के बारे में किसी से बात नहीं करोगे, समझे? जी सर, मैं समझ गया, क्लर्क ने जवाब दिया। लेकिन उस रात जब अटरसन अकेले हुए तो उन्होंने वह चिट्ठी अपनी तिजोरी में बंद कर दी। उनके मन में बस एक ही भयानक विचार आ रहा था, क्या हेनरी जैकिल एक कातिल को बचाने के लिए खुद अपने हाथ से झूठी चिट्ठी लिख रहा है और नकली साइन कर रहा है? ये सोचकर ही डर के मारे उनका खून जम गया। डॉक्टर लैनियन की घटना। वक्त गुजरता गया। सर डैनवर्स की हत्या ने पूरे शहर को गुस्से से भर दिया था और कातिल को पकड़वाने के लिए हज़ारों पाउंड के इनाम की घोषणा की गई। लेकिन मिस्टर हाइट पुलिस की नज़रों से ऐसे गायब हुए जैसे उनका कभी वजूद ही न रहा। जांच के दौरान उनके अतीत के कई काले राज खुले। उनकी क्रूरता, उनके बुरे साथी और उनके हिंसक स्वभाव की कई कहानियां सामने आई। लेकिन वे उस समय सोहो वाले घर से जो निकले तो फिर कभी नहीं दिखे। धीरे धीरे मिस्टर अटरसन का डर कम होने लगा। उन्हें लगा कि हाइट का गायब होना ही एक तरह का इंसाफ है। अब जब वह बुरा साया हट चुका था तो डॉक्टर जैकिल की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। वे अपने अकेलेपन से बाहर आए और दोस्तों से मिलने जुलने लगे। वे दान पुण्य करने लगे और धर्म के कर्मों में भी रुचि लेने लगे। उनका चेहरा अब खिला खिला और शांत रहता था। 2 महीने तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। 8 जनवरी को अटरसन ने डॉक्टर जैकिल के घर पर दावत का आनंद लिया। डॉक्टर लेनिन भी मौजूद थे। पुराने दिनों की तरह तीनों दोस्तों को साथ देखकर बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन 12 और 14 जनवरी को जब अटरसन मिलने पहुंचे तो उनके लिए दरवाज़ा नहीं खुला। नौकर पूल ने बताया, डॉक्टर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और वे किसी से नहीं मिलना चाहते। 15 तारीख को भी अटरसन को मना कर दिया गया। पिछले 2 महीनों से रोज़ मिलने की आदत के कारण अटरसन को अपने दोस्त का ये बर्ताव बहुत खला। आखिर में छठी रात वे सच्चाई जानने के लिए अपने दूसरे दोस्त डॉक्टर लेनिन के घर पहुंचे। वहां कम से कम अटरसन को अंदर आने से रोका नहीं गया। लेकिन जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए,
डॉक्टर लेनिन की हालत देखकर दंग रह गए। लेनिन के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनकी मौत का फरमान जारी हो चुका हो। वह हंसमुख रहने वाला आदमी अब पीला पड़ चुका था। उनका शरीर सूख गया था और वे अचानक बहुत बूढ़े और कमज़ोर दिखने लगे थे। लेकिन अटरसन का ध्यान उनकी शारीरिक कमज़ोरी से ज़्यादा उनकी आंखों की दहशत पर गया। उनकी नज़रों में एक ऐसा गहरा डर था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। अटरसन ने सोचा, क्योंकि लेनिन खुद एक डॉक्टर है, शायद उन्हें पता चल गया है कि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है और यही सच वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जब अटरसन ने उनकी गिरती सेहत का जिक्र किया तो लेनिन ने बहुत शांति और मजबूती से कहा कि वे मरने वाले हैं। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा गहरा सदमा लगा जिससे मैं अब कभी नहीं उबर पाऊंगा। बस कुछ हफ्तों की बात और है। खैर, ज़िंदगी अच्छी रही, मुझे जीना पसंद था। और अटरसन, मुझे लगता है कि अगर हमें ज़िंदगी के सारे कड़वे सच पहले से पता होते तो हम इस दुनिया से विदा होने में ज़्यादा खुशी महसूस करते। अटरसन ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जैकिल भी बहुत बीमार है, क्या तुम उससे मिले हो? अटरसन के मुंह से जैकिल का नाम सुनते ही डॉक्टर लेनिन का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने कांपते हुए हाथ से इशारा करते हुए कहा, मैं डॉक्टर जैकिल से न मिलना चाहता हूँ, ना ही उनके बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ। मेरा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे सामने उस आदमी का जिक्र मत करो जिसे अब मैं मरा हुआ समझता हूँ। अटरसन हैरान रह गए। अरे बाप रे, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता? लेनियन, हम तीनों बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारी उम्र अब इतनी नहीं रही कि हम नए दोस्त बना सकें। लेनियन ने जवाब दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम चाहो तो खुद जैकल से पूछ लो। वकील ने दुखी होकर कहा, पर वो तो मुझसे मिल ही नहीं रहा। लेनिन ने कहा, इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं है अटरसन, शायद किसी दिन जब मैं मर जाऊंगा तब तुम्हें इस पूरे मामले की सच्चाई पता चल जाए, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अगर तुम रुककर किसी और विषय पर बात करना चाहते हो तो भगवान के लिए रुको, लेकिन अगर तुम इसी घिनौनी बात पर अड़े रहे तो खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर पहुँच अटरसन ने जैकिल को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें घर में आने क्यों नहीं दिया जा रहा, और लेनिन के साथ हुए उस झगड़े का कारण पूछा। अगले ही दिन जैकिल का एक लंबा जवाब आया। वो खत बहुत ही भावुक और रहस्यों से भरा था। जैकिल ने लिखा था, लेनिन के साथ मेरा झगड़ा अब कभी ठीक नहीं हो सकता। मैं अपने पुराने दोस्त को दोष नहीं देता, लेकिन मैं उसकी इस बात से सहमत हूँ कि हमें अब कभी नहीं मिलना चाहिए। अब से मैं अपनी ज़िंदगी दुनिया से बिल्कुल कटकर और अकेले गुजारूंगा। जैकिल ने अटरसन को लिखा, अटरसन, अगर मेरा दरवाज़ा तुम्हारे लिए भी बंद रहे तो हैरान मत होना, और ना ही मेरी दोस्ती पर शक करना। मुझे मेरे अंधेरे रास्ते पर अकेला छोड़ दो। मैंने खुद पर एक ऐसी सज़ा और ऐसा खतरा मोल ले लिया है जिसका नाम भी नहीं ले सकता। अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ तो मैं सबसे बड़ा दुखियारा भी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दुनिया इतने दर्द और डर से भरी हो सकती है। तुम बस मेरी एक ही मदद कर सकते हो, मेरे सन्नाटे का सम्मान करो और मुझसे कुछ मत पूछो। अटरसन ये पढ़कर दंग रह गए। अभी कुछ दिन पहले तो जैकेट बिल्कुल ठीक थे, दोस्तों से मिल रहे थे और भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी शांति और ज़िंदगी सब बिखर गई? अटरसन को लगा कि शायद जैकिल पागल हो गए, लेकिन डॉक्टर लेनिन की बातों को याद करके उन्हें यकीन था कि इसके पीछे कोई बहुत गहरा और डरावना कारण है। एक हफ्ते बाद डॉक्टर लेनिन बिस्तर पर गिर पड़े और 2 हफ्ते के अंदर उनकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के बाद अटरसन अपने दफ्तर में अकेले बैठे थे। उनके सामने लेनिन का दिया हुआ एक लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, निजी, केवल अटरसन के लिए। मेरे मरने के बाद इसे बिना पढ़े जला दिया जाए। अटरसन का दिल धक धक कर रहा था। उन्होंने सोचा, आज एक दोस्त को खोया है, कहीं इस खत को पढ़कर दूसरे दोस्त यानी जैकिल को भी ना खो दूं। फिर भी हिम्मत जुटाकर उन्होंने लिफाफा खोला, पर उसके अंदर एक और लिफाफा था। उस पर लिखा था, डॉक्टर हेनरी जैकिल की मौत या उनके गायब होने तक इसे ना खोला जाए। अटरसन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वही शब्द, गायब होना। यही बात जैकिल की उस वसीयत में भी लिखी थी जिसे हाइड ने बनवाया था। लेकिन लेनियन जैसा शरीफ आदमी जैकिल के गायब होने की बात क्यों लिख रहा है? अटरसन का मन किया कि अभी लिफाफा फाड़कर सारा सच जान ले, लेकिन एक वकील की ईमानदारी और मरे हुए दोस्त के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस राज को अपनी तिजोरी के सबसे सुरक्षित कोने में बंद कर दिया। जिज्ञासा को मन में दबा लेना एक बात है, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म कर देना दूसरी बात। सच तो यह है कि उस दिन के बाद से अटरसन का मन लोगों से मिलने जुलने से उचटने लगा था। अटरसन के मन में अपने जिंदा दोस्त यानी जैकल के लिए गहरी चिंता उत्सुकता थी। वे उसके बारे में बड़े प्यार से सोचते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक बेचैनी और डर बना रहता था। वे कई बार जैकल से मिलने उसके घर गए, लेकिन जब उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया जाता तो शायद उन्हें मन ही मन राहत महसूस होती। उन्हें उस बंद और रहस्यमय घर के अंदर जाकर उस अकेले इंसान से बात करने के बजाय बाहर की ताज़ा हवा में खड़े होकर नौकर पूल से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता था। पूल के पास बताने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। ऐसा लगता था कि डॉक्टर जैकिल अब पहले से भी ज़्यादा अकेले हो गए। वे अब लगभग पूरा समय प्रयोगशाला के ऊपर वाले उसी कमरे में बिताते थे और कभी कभी तो वहीं सो जाते थे। उनकी हालत बहुत ख़राब थी।
वे एकदम चुप रहने लगे थे और उन्होंने पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया था। ऐसा लगता था जैसे उनके दिमाग पर कोई भारी बोझ हो। अटरसन रोज़ रोज़ एक जैसी बुरी खबरें सुनकर थक गए थे, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने भी वहाँ जाना कम कर दिया। तो चलिए दोस्तों, द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड का पहला भाग हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।